नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खत्म हुई बड़ी टेंशन, अब होगा राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन। तारीख तय कर दी गई है। तारीख है 30 दिसंबर 2023, यानी कि कल की वो तारीख है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार। वक्त भी तय कर दिया गया, दोपहर 3:15। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन तो पहले से ही तैयार था, बस इंतजार था तो सिर्फ तारीख का। राजभवन में कल दोपहर 3:15 अब ये वक्त और तारीख मुकर्रर हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की संभावना है। संभवतः मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा कल जेपी नड्डा के सर पर तैयार हुई अंतिम सूची को लेकर वापस जयपुर लौटेंगे। लेकिन अब बस एक ही सवाल रह गया कि आखिर कौन कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ। आज बात इसी मुद्दे पर। तो टीम वजनलाल तैयार तो कल हो रही है, लेकिन इसमें कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस किस की एंट्री होगी, ये अब एक बड़ा सवाल जो पूरे राजस्थान में उठ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीक जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मुकेश पारीक जी, शुरुआत आपके साथ। इन्विटेशन आप तक पहुंच गया है सर? अभी नहीं पहुंचा है? नहीं, मेरे पास नहीं पहुंचा है अभी तक जी। तो कल तो सर 3:15 शपथ ग्रहण है, तो कैसे तो सब तक पहुंचेगा और कैसे सब पहुंचेंगे? 3:15 बजने में अभी 18 घंटे का समय बाकी है, 18-19 घंटे का जी। तो अगर आपके पास सूचना है तो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। आपके पास सूचना है सर? नहीं, मेरे पास सूचना नहीं है। आपके पास सूचना नहीं है? जी। तो सूचना उनको दे दी गई, जैसे कोई बाड़मेर है, जैसलमेर है, कि भाई अपने बैग पैक करके रखिए, अटैची पैक करके रखिए, हम अचानक से बताएंगे, मिनिमम टाइम देंगे, आ जाइएगा। नहीं, ये आपकी सूचना है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बाड़मेर या जैसलमेर किसको सूचना दी गई है, लेकिन मेरे पास ये सूचना नहीं है जो आप दे रहे हैं। सर मेरे पास तो बाकायदा वो पत्र है, निमंत्रण पत्र है जी, और फर्स्ट इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिवली है। नहीं, मैं इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद के मनोनीत सदस्यगण दिनांक 30 दिसंबर 2023 को अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। आप इस शपथ ग्रहण समारोह में सादर आमंत्रित हैं। स्थान है राजभवन जयपुर और समय दोपहर 3:15 पर। अब प्रिंटिंग प्रेस से छपने में और सब तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है सर, या व्हाट्सएप कर देंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप जो पत्र पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं उसके लिए अधिकृत हूं कि जो सूचना मेरे पास है और जो मेरे पास सूचना आती है। अच्छा, क्योंकि हम कंफर्म कर रहे हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं कि कल 3:15 शपथ ग्रहण है। बिल्कुल। मुझे बताइए कि उनको लेटर तो पहुंचाया नहीं जा पाएगा, तो व्हाट्सएप कर देंगे? आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है, कई माध्यम है, तो सूचना पहुंचाने में कोई देरी नहीं लगती है। अच्छा, ये लिस्ट वैसे अंदर खाने तैयार हो गई, किस किस को भेजनी है? देखिए, जब मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि कल का समय निर्धारित है और उसके कार्ड छप गए हैं, आपके पास पहुंच गए हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल का जो भी गठन होगा वो एक जो गुड गवर्नेंस है, जो मोदी जी का गारंटी है, एक डबल इंजन की सरकार है, उसमें सभी चीज़ों का समावेश होगा। उसमें हमारे सभी ऐसे नेता, चाहे वो अनुभवी हों, चाहे युवा हों, चाहे सभी क्षेत्र से हों, सभी समाजों से हो, तो एक अच्छा मंत्रिमंडल जो राजस्थान की जनताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और जो हम जो संकल्प को लेके हम आए। राजभवन जो मंत्री शपथ लेंगे, क्या वो जोधपुरी में नजर आएंगे? कोई ड्रेस कोड है या व्हाइट कुर्ता पजामा और साथ में मोदी जैकेट? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भी वेशभूषा होती है वो हर मंत्री परिषद का सदस्य जो शपथ लेता है वो अपने अनुसार तय करता है। ठीक है, एक हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारी एक परंपरा है, एक भारतीय जो हमारी वेशभूषा। ये तो बताइए सर कि बीजेपी ऑफिस पहले सबको बुलाया गया या कहा जा रहा है कि भाई सीधे राजभवन आ जाइएगा? देखिए, मैंने आपको जैसा पहले कहा कि जब मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि कल इतने बजे ये शपथ ग्रहण होगा, तो मुझे इस बात की भी जानकारी कैसे संभव है कि उनको कार्यालय बुलाया गया है या सीधे बुलाया गया है। मिथिलेश जैमिनी जी, 24 घंटे तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हमने
इसको एक्सक्लूसिवली दिखाया है और इसको डिनाई करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कल 3:15 बजे शपथ ग्रहण है, राजभवन के अंदर है। आपको लग रहा है कि इस प्रोग्राम में अभी भी संभावना है कि ये पोस्टपोन्ड हो सकता है? देखिए, ये संभावना लगभग कम है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें अब कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी चौंकाने में सबसे ज्यादा माहिर है, तो कुछ भी चौंका सकते हैं। लेकिन एक निश्चित रूप से 4 प्रिंटिंग प्रेस पे अलग अलग छप रहा होगा, एक पे ये तारीख, एक पे एक तारीख, एक पे एक तारीख। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार के गठन होने में 3 दिसंबर को परिणाम आया और 3 लोगों ने शपथ ली, और कल 30 है, 3 का मूलांक है और 3 बजे का मुहूर्त है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका जो मुहूर्त आपने और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी, और 3 वो त्रिमूर्ति है। तो इस हिसाब से मुझे संभावना पूरी लग रही है कि कल राजस्थान को नए साल के जश्न में डूबने से पहले एक नई सरकार के गठन का तोहफा मिलेगा। साल भी है, 24 में जाते हो सकता है, 4 नाल। और इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन सबसे अहम बात है कि 3 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, वो एक इंपॉर्टेंट है। सरकार के गठन होते अटॉर्नी जनरल का गठन नहीं हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। मुख्यमंत्री का जो प्रमुख सचिव है वो अस्थायी है, वो स्थायी कब मिलेगा, ये कुछ मुद्दे हैं। हालांकि भजन जी के भजन मंडली जो कहा गया, तो वो एक सनातनी जो 22 जनवरी को महा दीपावली मना रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस ने इनके उनके बैकफुट में गोल डाल दी है कि वो सनातनी, वो भजन मंडली। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूडीएच किसको दिया जाता है, क्योंकि 501 रुपए में कांग्रेस ने पट्टे दिए, फिर भी सरकार नहीं बनी। लॉ एंड ऑर्डर किसको दिया जाता है, होम, वो एक इंपॉर्टेंट। आप तो बहुत आगे चले गए सर, अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि कौन कौन देखिए मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, मंत्री पद की जो शपथ लेंगे वो लगभग नाम तय है, जिसमें 2 नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिसमें कहा कि जो हारे हैं उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो भी विधायक नहीं थे। पुष्कर सिंह धामी जब हार जाते हैं तब मंत्रिमंडल में आ जाते हैं, तो वो है। लेकिन कई यूथ को कहीं न कहीं बुरा मौका मिलेगा, और मुझे लगता है कि जो अहम फैसले किए हैं, 450 रुपए का सिलेंडर, इसके अलावा। चलिए मिथिलेश जी, आप भी किया जा रहा है, अंदर खाने चल क्या रहा है? देखिए, ये तो एक प्रशासनिक निर्णय है, और मैं ये मानता हूँ कि एक संगठन का प्रवक्ता होने के नाते इसके बारे में बहुत अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो एक प्रशासन है, मैं वही बता रहा हूँ, जो प्रशासनिक कार्य है वो अपने गति से, अपने स्तर से चलते हैं। और चूंकि वीआरएस लिया है तो वीआरएस का तो मतलब थानेदार वीआरएस नहीं ले रहे हैं जी, राजस्थान के डीजीपी वीआरएस ले रहे हैं। देखिए, और उनको स्वीकार किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री दिल्ली है। आपको ये जानकारी है, और आपने अभी उल्लेख भी किया कि जिस प्रकार से जब से सरकार बनी है, कानून पर कैसे सख्त कार्रवाई हो, किस प्रकार से लगाम लगे अपराधों पर, किस प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है वो सुधरे, इन सब को देखते हुए सरकार कार्रवाई कर रही है। अब चूंकि इनका वीआरएस हुआ, इसके बारे में, इसके संदर्भ में बिना जानकारी के कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार जो भी, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो भी किया गया वीआरएस को, मैं ये पूछ रहा हूं कि बातचीत भी हुई या नहीं हुई, कि क्यों ले रहे हैं? अभी तो वक्त है आपके पास, नवंबर 24 तक का वक्त है, हम थोड़ी ना हटा रहे हैं। आप देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न सीधा मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो डीजीपी ने अगर बात की होगी तो मुख्यमंत्री जी से ही की होगी, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो नहीं। लेकिन आपको टाइमिंग थोड़ी अजीब नहीं लग रही है मिथिलेश जी? मैं भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है, मुख्यमंत्री दिल्ली है, और मैं मानकर चल रहा हूं बातचीत हुई होगी, तभी इतनी जल्दी वीआरएस को आपने एक्सेप्ट भी किया, और अतिरिक्त चार्ज भी आपने दिया। आपने बैक ऑफ माइंड चल रहा होगा कि वीआरएस होगा, चलिए इनको जिम्मेदारी हम अतिरिक्त डीजीपी के तौर पर दे देंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ चुनावी सभाओं में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर पेपर लीक करने वाला पाताल में भी छुपा हुआ तो उसको लेकर आएंगे। और एसओजी के जो डीजीपी हैं अमृत कलश जी, वो भी कल रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में वो सुरेश ढाका को आज तक नहीं ला पाए। और आरपीएससी की कल जो बैठक हुई कि पेपर लीक का प्रकरण सीधा डीजीपी और सीएस से होगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि आरपीएससी के मैनुअल में लिखा हुआ है कि आरपीएससी का चेयरमैन ही पेपर का सिलेक्शन और पेपर कहां छपवाएगा जिम्मेदार होता है। उस पर चर्चा नहीं हुई। ये जब बातें सामने आई तो कहीं न कहीं लगा कि कहीं न कहीं मामला छिपाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी अभी पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया है। और ये बात नहीं, लेकिन मैं एक टेक्निकल इश्यू पर आ रहा हूं सर, जो डॉक्टर ऋतुराज भी कह रहे थे कि भाई हटाया नहीं जा सकता। हटाया नहीं जा सकता, वीआरएस कोई भी लिया जा सकता। और आरपीएससी में आपको याद होगा जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और वहां की जो हरियाणा पीएससी थी उसमें भी ऐसे आरोप लग गए थे, तो ओम प्रकाश चौटाला ने सबको
चाय पे बुलाया और चाय पर बुलाकर कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि एक्ट में ऐसा है नहीं। तो वीआरएस एक ऐसा साधन होता है जब राजा नहीं माने, राजा माने सो रानी बाकी सब कहानी, जो हमारे राजस्थानी में कहावत है। अगर राजा को कोई चीज पसंद नहीं है, मुखिया को कोई बदलाव करना है, तो उसका एक ही लोकतंत्र में है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और जो मुखिया को करना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोकसभा चुनाव भी है और लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा था, यह भी एक कड़वी सच्चाई है। रोज हम देख रहे हैं क्या हो रहा था, जिस तरीके से। अच्छा, मतलब मिथिलेश जी, आप पिछले 15 दिन के अंदर बिना मंत्रिमंडल के इस निष्कर्ष पर भी निकल गए कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की स्थिति में भी नहीं है। कहा था संभला कहां 15 दिन में? बड़ी घटनाएं हुई। एक पुजारी की हत्या, गोली मार के हत्या हुई, जिस पुजारी को लेकर, महुआ के पुजारी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जी सिविल लाइन में बैठे थे, लेकिन इसमें नहीं आए। और भी घटनाएं हुई। तो ये तमाम चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं डीजीपी का चेहरा चेंज किया जाना, मुझे पहले से लग रहा था कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वीआरएस लिया जाए, और कहीं ना कहीं वो काम कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज गया कि मंत्रिमंडल बदलने से पहले जो उनका मुख्य एजेंडा है कि लॉ एंड ऑर्डर, हम योगी जैसा राज लेके आएंगे। कल बुलडोजर भी चला है, लेकिन जनता को मजा नहीं आया। लोकतंत्र में जो काम करे उससे मजा आना चाहिए। आप काम उन्हीं से करा रहे हो जो पहले से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डीजीपी ने वीआरएस जनता के मजे के लिए, कि मजा आ जाए बस इसलिए वीआरएस नहीं। लोकतंत्र में जो पार्टी होती है उसको लगना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है कि ये आने वाले टाइम में बदल देगा। आरसी चौधरी जी, बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, वो ये बार बार ये करेंगे राजा के जो मन में आए, राजा के जो मन में आए। लगता है कि इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, अभी भी लोगों के सामने वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करने के लिए राजा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर विधि के अनुसार युवराज करें। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से दो तरीके से होता है, एक कानून का राज होता है और एक राज का कानून होता है। ये जो कह रहे हैं राजा जैसा चाहता है, वो राजा के कानून नहीं, फिर राजा का राज होता है। राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पे कानून का राज होता है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि सुप्रीम कोर्ट भी हटा नहीं सकता। इन 2 साल का कार्यकाल होता है, इनका इतने समय पे जाना था। मुझे ये लगता है कि सरकारी मशीनरी कोई भी हो, वो उस उद्देश्य के लिए काम करती है जिसको जनता जनादेश देती है, जिस घोषणा पत्र के माध्यम से जाती है। उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी सरकार चाहे तो वो तमाम सब चीजें हो सकती है, लेकिन सरकार के गठन से पहले इस प्रकार के निर्णय, ये मुझे लगता है कि सरकारी ऑफिसर्स के अंदर एक भय व्याप्त करने का एक जरिया हो सकता है। क्योंकि वीआरएस तो भाई स्वेच्छा से वीआरएस स्वेच्छा से लिया जाता है। आप कैसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई प्रेशर में थे? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर वीआरएस स्वेच्छा से भी लिया जाता है, कोई अगर परिस्थिति भी होती है, तो वो एक परिवार का सदस्य है, क्योंकि मुखिया सरकार होती है और अधिकारी के साथ में उस परिस्थिति के साथ में भी सरकार खड़ी होकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन चंद मिनटों में वो लगातार मीटिंगों के साथ में बढ़ रहे हैं, लगातार पुलिस की जो टोलियां हैं वो काम कर रही हैं। कल ही लगातार हर मीडिया पे चल रहा था, इतने अपराधियों को पकड़ा। अगर तमाम एक्टिवली, और उमेश मिश्रा जी का मुझे लगता है कि जब से वो डीजीपी बने हैं, उनके कार्यकाल को लेकर कभी किसी ने कोई अंगुली नहीं उठाई, क्योंकि तत्परता के साथ में उन्होंने उन हर चीजों का अंजाम दिया जो एक पुलिस महकमे से एक राजस्थान का आदमी उम्मीद करता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब उमेश मिश्रा जी वीआरएस ले रहे हैं और वो व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, तो क्या हमें उसका सम्मान नहीं करना चाहिए? उल्टा हम क्वेश्चन कर दें कि नहीं, वो प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे होंगे, सरकार के साथ सामंजस्य नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वीआरएस ले लिया। भाई वो तो वो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं ना कि उन्होंने क्यों लिया है, हम उसको भी क्वेश्चन कर दें। विजेंद्र जी, आपने कहा कि स्वेच्छा से लिया, व्यक्तिगत भाई वीआरएस तो स्वेच्छा से ही लिया है उन्होंने, व्यक्तिगत कारण दिया है उन्होंने। आपकी बात को मानते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्वेच्छा से आप रेजिग्नेशन पुटअप करते हो, यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको समय दिया जाता है ताकि आप रीथिंक कर सकें, आपको 4 दिन का समय निकाला दिया जा सकता है, छुट्टी दी जा सकती है, परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए छुट्टी दी जा सकती है। ये अगर कोई आप हाथों हाथ इस चैनल से होके और कल आप कह दें कि मैं सुबह इस पे इस्तीफा हो गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था होती है सर। अब कौन जाने कि हो सकता है कि शुरुआत से ही वो बातचीत कर रहे हो मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, तो और फिर हुआ हो कि चलिए भाई ठीक है, आपने सोच ही लिया है तो कोई बात नहीं, अब डाल दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। भाई ये हम यहाँ कैसे तय करें कि बातचीत ही नहीं हुई? विजेंद्र जी, मैं मेरा नजरिया बता रहा हूँ। आपको लगता है कि सब कुछ अपनी मर्जी सेवा है, स्वेच्छा सेवा है, स्वेच्छा एक शब्द जुड़ने से मात्र से इतना सब चीजें हो गई, तो फिर उसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर काम को लेकर कोई प्रतिक्रिया आती, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने मांगा और हमने ये कहा, तो सर फिर ये ज्यादा अच्छा है। भाई आप एक बेदाग, निष्पक्ष, साहसी एक अधिकारी को इसलिए हटाएं कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे, उससे अच्छा तो वीआरएस है। मुझे फिर ये तरीका अच्छा लगता है कि कम से कम आपको गिना जाएगा, आपको याद किया जाएगा, आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता कि भाई बात नहीं हुई होगी, समझाइश नहीं हुई होगी,
क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होती। देखिए, निश्चित रूप से जो उमेश मिश्रा जी है उन्होंने बताया होगा, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी सहमति दी होगी कि आप के लिए बेस्ट वे, उन्होंने कहा होगा मैं नहीं कर सकता आप स्थितियों में, क्योंकि आपको पता पूरे मीडिया का सबका प्रेशर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। हर आदमी ये चाहता है कि 15 दिन में ही यूपी बन जाए, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, वैसा सब कुछ हो जाए। जो भी घटना होती है तो उस पर पूरा मीडिया बीजेपी पे अटैक कर रहा था कि हमने आपको वोट इसीलिए दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को संभल गए होंगे, और शायद उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की होगी। और सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी बड़े अधिकारी के लिए कि वीआरएस के लिए अप्लाई कर दें। आप देखिए, कई जो आयोगों को सदस्य, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि भाई उनके लिए कुछ आगे अच्छा सोच रखा हो। देखिए, आगे अच्छा सोचना ये भाजपा में बड़ा टेढ़ा मामला है। कांग्रेस में तो ये सब चीजें चलती है कि डीजीपी हटते हैं, आरपीएससी चेयरमैन बन जाते हैं। बीजेपी में एक बड़ा थिंक टैंक है जो पहले से डिसीजन कर रहा होता है, वहां तो सदस्य भी बन जाते हैं, फिर कहते हैं भाई गलती हो गई, ध्यान नहीं था। कांग्रेस बीजेपी में जो पहले से बर्फ में लगे हुए हैं, जो 5 साल कांग्रेस के शासन में, वो भी इंतजार करते हैं। तो बीजेपी में एक अलग से विंग चलती है हर चीज की, पुलिस की अलग विंग है, चिकित्सा की अलग विंग है। तो इनका जो संगठन का जो बड़ा प्रबल अधिकार होता है सरकार पर, और सत्ता और संगठन का बहुत बेहतर समन्वय होता है, उसमें इनके पास सब अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। चलिए ठीक है जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, और पारिक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके अब डीजीपी के तौर पर अतिरिक्त चार्ज जो संभाल रहे हैं वो है आईपीएस उत्कल रंजन साहब। नमस्कार।